हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग ज्यूरिस में एनालिटिकल स्कूल के एक और ज्यूरिस्ट को देखेंगे। ज्यूरिस्प्रूडेंस में एनालिटिकल स्कूल विश्लेषणात्मक शाखा के एक और विधि शास्त्री को, एक और ज्यूरिस्ट को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। एंड दैट इज़ ऑस्टिन, AUSTIN, ऑस्टिन, जिसका टाइम पीरियड आप लिखेंगे 1790 से 1859, 1790 टू 1859 तक इनका टाइम था, पीरियड था। ऑस्टिन कॉन्सेप्शन ऑफ लॉ जब हम स्टार्ट करते हैं देखना, बुक में पढ़ते हैं, तो हमें ये लगता है कि बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट, जर्मी बेंथम तो हैं ही, उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट ज्यूरिस्ट रहे जो एनालिटिकल स्कूल के, जो विश्लेषणात्मक शाखा के, वो ऑस्टिन थे। और इनको इनफैक्ट फादर ऑफ एनालिटिकल थ्योरी या फिर पॉजिटिविज्म के, मतलब फादर कहा जाता है इनको, फादर ऑफ एनालिटिकल थ्योरी और पॉजिटिविज्म, विन्ध्यात्मक पॉजिटिविज्म को एक और वर्ड जो दिया गया विश्लेषणात्मक शाखा में इनको, पॉजिटिविज्म का, जिसको विन्ध्यात्मक विधियां कहा गया। आगे आपको जब मैं बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। इन्होंने क्या किया, विधि समझाते हुए, विधि के बारे में बताते हुए, इन्होंने लॉ को, विधि को डिवाइड कर दिया दो भागों में, डिवीजन कर दिया इन्होंने लॉ का, टू पार्ट्स में। फर्स्ट लॉज जो थे उनको उन्होंने नाम दिया लॉज ऑफ गॉड, उन्होंने दैवी विधियां ऐसे नाम दिया फर्स्ट लॉ को। और सेकंड को नाम दिया ह्यूमन लॉज, जिसको मानव विधियां कहा गया। और हम आज मानव विधियां जो इन्होंने बताई उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे चलकर ह्यूमन लॉज को भी इन्होंने आगे डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सब डिवीजन कर दिया उसका। ह्यूमन लॉज का भी, मानव विधियों को भी दो भागों में विभाजित कर दिया। फर्स्ट को इन्होंने नाम दिया पॉजिटिव लॉज, जिसको विध्यात्मक विधियां कहेंगे आप, पॉजिटिव लॉज, POSITIVE, पॉजिटिव लॉज, और विध्यात्मक विधियां जिसे कहा। और सेकंड को इन्होंने कहा अदर लॉज, अन्य विधियां, जिसके बारे में हम नहीं पढ़ने वाले हैं। तो पॉजिटिविज्म इनका, पॉजिटिव लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे और समझ में आएगा। इन्होंने पॉजिटिव लॉज या विध्यात्मक विधि की परिभाषा देते हुए, उसको डिफाइन करते हुए, उसकी डेफिनेशन देते हुए कहा, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, जो इन्होंने कहा कि जो प्रॉपर लॉ है, जो सही विधि है, जो प्रॉपर लॉ है, सही विधि है, वह उचिततया बनाई गई विधि है। उचिततया बनाई हुई विधि, उचित रूप से बनाई गई विधि है। और ये विधि, जो उचिततया बनाई गई विधि है, वो कैसे बनाई गई है, सही तरीके से जो बनाई गई विधि है, उचित तौर पर जो बनाई गई विधि है, वो कैसे बनाई गई है। ये कहते हैं ये विधियां राजनीतिक रूप से वरिष्ठ द्वारा, राजनीतिक रूप से अवर के लिए, राजनीतिक रूप से वरिष्ठ मतलब जो राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली जो वरिष्ठ है, वरिष्ठ मतलब सुपीरियर। सुपीरियर कौन होगा, जो सॉवरन होगा, जो राजा होगा, या जो भी जिसकी सुपर पावर होगी, जिसके पास सुपीरियर होगा जो। तो ये कहते हैं कि ये विधियां, जो विध्यात्मक विधियों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, पॉजिटिव लॉज, यह विधियां राजनीतिक रूप से वरिष्ठ के द्वारा, राजनीतिक रूप से अवर के लिए, राजनीतिक रूप से वरिष्ठ मैं राजा, और राजनीतिक रूप से अवर मतलब इन्फीरियर जो है, जो सुपीरियर से छोटा है, कम है, वो है प्रजा। प्रजा मतलब जो लोग हैं वहाँ के। तो यह विधियां राजनीतिक रूप से वरिष्ठ द्वारा, राजनीतिक रूप से अवर के लिए, या किसी विधिक अधिकार के अनुसरण में प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा बनाई गई विधियां हैं। जैसे राजनीतिक रूप से, राजनीतिक किसी विधिक अधिकार के अनुसरण में का मतलब हुआ, जैसे मैं खुद बना रही हूँ, या तो विधि, मैं सुपीरियर हूँ, मैं राजा हूँ, या तो मैं खुद बना रही हूँ, या फिर मैंने किसी अपने अधिकार में, मैंने किसी कुछ लोगों को ये अधिकार दे दिया है कि आप ये काम करिए। तो वो होंगे या तो मेरे द्वारा, या फिर किसी विधिक अधिकार के अनुसरण में, अनुसरण करना, फॉलो करना, मैंने ये अधिकार उनको दिया, कुछ लोगों को ये मैंने अधिकार दे दिया। जैसे आप समझिए कि मेरा मंत्रिमंडल, कि वो राजनीतिक रूप से मतलब मेरे विधिक अधिकार के अनुसरण में कुछ प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा बनाई गई विधियां, दीज आर उचिततया बनाई गई विधियां हैं। सुनिए आप, पॉजिटिव लॉज आर विच आर सेट बाय पॉलिटिकल सुपीरियर्स, मैं हूँ पॉलिटिकल सुपीरियर, और या फिर बाय मेन इन परसुएंस ऑफ लीगल राइट्स, ऐसे लोगों के द्वारा जिनको मैंने अधिकार दे दिया है, विधिक अधिकार दे दिया है ऐसा करने का, और वो मेरे इस दिए हुए विधिक अधिकार के अनुसरण में ये काम कर रहे हैं।
अगर ये लोगों ने, या तो मैंने या उन्होंने, विधि बनाई है राजनीतिक रूप से अवर के लिए, राजनीतिक रूप से अवर प्रजा हो गई जिनके लिए ये विधियां बनाई जा रही हैं, तो यही उचिततया बनाई गई विधि है और यही पॉजिटिव लॉज हैं, यही विध्यात्मक विधियां हैं अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। ऑस्टिन ने फर्क किया है किसमें? ऑस्टिन डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन लॉज प्रॉपरली सो कॉल्ड एंड लॉज इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। जो ऑस्टिन है उसने उचित तौर पर जिसे विधि कहा गया है उसमें, और अनुचित अनुचित इम्प्रॉपरली अनुचित तौर पर जिसे विधि कहा गया है, इन दोनों में फ़र्क किया है। फ़र्क किया है कि जो मैंने या मेरे पर्सुएंस में मैंने जिसे अधिकार दिया, उन्होंने राजनीतिक रूप से अवर के लिए, इन्फीरियर्स के लिए जो विधि बनाई है वही उचित है, और जो ऐसे नहीं बनाई गई है, इस तरीके से नहीं बनाई गई है विधि, वह अनुचित विधि है। और ऑस्टिन ने इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड विधियों को विधि ही नहीं माना है, उन्होंने सिर्फ अदर लॉज को लॉज ही नहीं माना है उन्होंने, तो उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव लॉज को लॉ माना है, और अदर लॉज को जो इस तरीके से इम्प्रॉपरली बनाई गई हैं या प्रॉपरली नहीं बनाई गई हैं उनको विधि ही नहीं माना है, इम्प्रॉपर विधियों को विधि ही नहीं माना है। तो ऑस्टिन डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन लॉज प्रॉपरली सो कॉल्ड एंड लॉज इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड, और लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड इज एक्चुअल लॉ according to Austin, and it lies on obligations, जो कि ऑब्लिगेशन होते हैं बाध्यताएं। बाध्यता क्या होती है कि आप लोग बाध्य हैं इन लॉज को मानने के लिए, ऑब्लिगेट होती है, ऑब्लिगेटरी पावर है राजा के पास। तो ये कह रहे हैं कि लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड इज एक्चुअल लॉ, इट लाइज ऑन ऑब्लिगेशन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्या उसने फ़र्क किया है अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। दो तरीके के लॉज बताए, प्रॉपरली सो कॉल्ड जो सही तरीके से उचित तरीके से बनाए गए हैं, और जो अनुचित तरीके से बनाए गए हैं इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड, उन्हें लॉ ही नहीं माना है। तो आ जाइए, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन लॉ इज अ कमांड, एक समादेश है, एक आदेश है, जो मैंने अभी बताया आपको, विच इज सेट बाय पॉलिटिकल सुपीरियर्स और बाय मैन इन परसुएंस ऑफ लीगल राइट्स, जो कि राजनीतिक रूप से वरिष्ठ द्वारा राजनीतिक रूप से अवर के लिए बनाया गया है। ये समादेश है लॉ अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। अब आ जाइए सेलिएंट फीचर्स पर, कि जो इसने परिभाषा दी है या लॉ के बारे में जो बात कही है ऑस्टिन ने, उसके सेलिएंट फीचर्स क्या है, उसकी मुख्य बिंदु क्या है। नंबर 1 वो कहता है अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, वो कहता है यह किसी निश्चित स्रोत से आती है, इट कम्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स, एक पर्टिकुलर सोर्स के माध्यम से ये आ रही है, जो क्या हो सकता है, जो एक निश्चित जीव हो सकता है, जैसे बीइंग हो सकता है, एक मैं हूँ राजा, तो ये एक निश्चित जीव हो सकता है जहाँ से वो आ रही है कमांड। तो या फिर अथवा जीवों का समूह हो सकता है, जीवों का समूह कि वो एक ग्रुप हो सकता है, जैसे मैंने आपको कहा कि या तो मैं ऑर्डर करूँगी, कमांड दूंगी, या फिर मैं विधिक अधिकार दे दूंगी कुछ लोगों को जो कि मेरे उस विधिक अधिकार के अनुसरण में बनाएंगे लॉज, और वो अवर के लिए होंगे, मतलब वो प्रजा के लिए होंगे। तो नंबर 1, यह किसी निश्चित स्रोत से आती है, इट कम्स फ्रॉम पर्टिकुलर सोर्स, जो एक निश्चित जीव हो सकता है, एक बीइंग हो सकता है, या फिर जीवों का समूह हो सकता है, ग्रुप ऑफ बीइंग्स हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, सुपीरियर जो है, जो राजा है, सुपीरियर अपनी इच्छा अभिव्यक्त करेगा, और दूसरा जो दूसरे लोग हैं, जो अवर हैं, छोटे हैं, कम हैं, इन्फीरियर हैं, दूसरे उसे फॉलो करेंगे, और अगर वो फॉलो करने से दूर रहेंगे मतलब कि उसको डिसओबीडियंस होगा, उसको फॉलो नहीं करेंगे अगर, तो उन्हें पेनल्टी झेलनी पड़ेगी, उनको दंड दिया जाएगा, पेनल्टी झेलनी पड़ेगी। तो नंबर 2, सुपीरियर अपनी इच्छा अभिव्यक्त करेगा, और दूसरा उसे फॉलो करने से अगर यदि इनकार करेगा या दूर रहेगा तो उसे पेनल्टी झेलनी पड़ेगी। नंबर 3, डिसओबीडियंस के लिए शास्ति, आरोपित शास्ति, डिसओबीडियंस अवज्ञा के लिए शास्ति या पेनल्टी, शास्ति हिंदी में बोलेंगे पेनल्टी को, तो अवज्ञा के लिए, डिसओबीडियंस के लिए शास्ति या पेनल्टी आरोपित करने की शक्ति और प्रयोजन समादेश के मूल तत्व हैं। इसका मतलब है द मेन एलिमेंट ऑफ कमांड, जो कमांड दी राजा ने, उसका मेन एलिमेंट, उसका मुख्य तत्व क्या है, इज टू इम्पोज पेनल्टी फॉर डिसओबीडियंस। अगर डिसओबीडियंस होती है उसको नहीं माना जाता, फॉलो नहीं करता है कोई बंदा उसको, कोई नहीं उसको मान रहा है, तो उसके लिए पेनल्टी उसे झेलनी पड़ेगी। ये 3 इसके पॉइंट है मेन ऑस्टिन के। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स
प्रत्येक विधि एक समादेश है। एवरी लॉ इज अ कमांड, जो एक कर्तव्य अधिरोपित करती है, जो कि हर किसी बंदे के ऊपर एक कर्तव्य अधिरोपित करना, कि एक ऑब्लिगेशन होता है उसमें कि आपको यू हैव टू फॉलो दिस, जो भी कमांड की गई है, और अगर उसे वो फॉलो नहीं करता है तो उसको अनुशास्ती या पेनल्टी झेलनी पड़ती है। It means the study and analysis of positive law alone is the subject matter of jurisprudence. समझ में आ रहा है आपको? इसको कैसे बोलेंगे? It means इसका मतलब है कि सामान्य समादेश जो है, जो जनरल कमांड है, वही विधि है। तो the study and analysis of positive law alone is the subject matter of jurisprudence, and the chief characteristics of positive law are: number 1 command, नंबर 2 ड्यूटी, एंड नंबर 3 पेनल्टी। इसमें जो मुख्य बिंदु हैं इसके 3 हैं, जो पॉजिटिव लॉ है ऑस्टिन का। नंबर 1 पहला कमांड, समादेश होगा। नंबर 2 यू हैव टू फॉलो, ड्यूटी होगी आपकी वो, और अगर आप उसको डिसओबीडियंस होगी उसकी, उसको नहीं माना जाएगा तो पेनल्टी आपको पेनल्टी झेलनी पड़ेगी। तो ये आपका ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा आता है, एक्सेप्शंस आते हैं इसके, कि इसमें अपवाद आते हैं इसके, कि कब कोई समादेश, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन 3 प्रकार की ऐसी लॉज हैं, 3 प्रकार की ऐसी विधियां हैं जो कि यद्यपि समादेश नहीं है, भले ही वो अब कमांड नहीं है, फिर भी वो विधि शास्त्र की क्षेत्र के भीतर आती हैं। कि ये कहता है कि दो दीज काइंड ऑफ लॉज आर नॉट कमांड्स, ये कमांड नहीं है, बट ये फिर भी ज्यूरिस्प्रूडेंस के सब्जेक्ट मैटर हैं। वो 3 लॉज कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 इज डिक्लेरेटरी और एक्सप्लेनेटरी लॉज, जो घोषणात्मक और स्पष्टीकारक विधियां होती हैं। जैसे एक लॉ बन गया जो एग्जिस्ट कर रहा है, अगर उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए, उसको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए अगर कोई लॉ पास किया जाता है, तो भले ही वो कमांड नहीं होता, फिर भी वो ज्यूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर या फिर वो समादेश माना जाता है। तो सुनिए, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन ये हो गया डिक्लेरेटरी और एक्सप्लेनेटरी लॉज। ये कहते हैं नंबर 1 जो मैं बता रही हूँ इसका एक्सेप्शन, जो कमांड नहीं है फिर भी प्रॉपर लॉ है, तो वो है नंबर 1 डिक्लेरेटरी और एक्सप्लेनेटरी लॉज, घोषणात्मक और स्पष्टीकारक विधियां। दीज आर नॉट कमांड बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, क्योंकि वो तो लॉ बन चुकी हैं, पहले से ही वो अस्तित्व में है। दीज आर नॉट कमांड बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, आर पास्ड ओनली टू एक्सप्लेन द लॉ विच इज ऑलरेडी इन फोर्स। ये जो फोर्स में है लॉ जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए, समझाने के लिए जो पास की गई है कमांड, वो भी मानी जाएगी, ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्षेत्र विषय वस्तु मानी जाएगी। नंबर 1 एक्सेप्शन कर रहे हैं हम, जो कमांड नहीं है फिर भी मानी जाती हैं। नंबर 2 लॉज ऑफ रिपील, जो लॉ को निरसित करने का विधियां होती हैं, खत्म करने की विधियां होती हैं, दैट इज कॉल्ड लॉज ऑफ रिपील, REPEAL, रिपील। दीज आर नॉट कमांड बट इन फैक्ट दे आर द रेवोकेशन ऑफ कमांड। ये कमांड को ये जो आदेश होता है उसको रिवोकेशन का मतलब होता है उसको वापस लेना, उसको वापस ले लेना, रिवोक कर लेना। तो रिवोकेशन ऑफ कमांड है ये, इसलिए ये फिर भी ये माने जाते हैं विषय वस्तु इसकी, ज्यूरिस्प्रूडेंस की। एंड नंबर 3 लॉ ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन, जो इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन होता है जिसमें जो पूर्ण बाध्यता वाले लॉ नहीं होते, अपूर्ण बाध्यता वाले विधियां जो होती हैं, अपूर्ण बाध्यता मतलब पूरी तरीके से वो बाध्य नहीं होता इंसान जिसमें, तो अपूर्ण बाध्यता वाली विधियां जिसको बोलेंगे लॉ ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन, दीज आर नॉट ट्रीटेड एज कमांड, उनको समादेश नहीं माना जाता, बिकॉज देयर आर नो सैंक्शंस बिहाइंड देम, बिकॉज उसके पीछे कोई शास्ति नहीं होती, कोई दंड नहीं होता, कोई आपको पेनल्टी नहीं होती, इसलिए इनको पूरी तरीके से कमांड नहीं माना जाता। तो
ये 3 इसके एक्सेप्शंस थे कि जो कमांड नहीं होते हुए भी इसकी विषय वस्तु माने जाते हैं। अब आ जाइए कि लास्ट इसका ये बताएंगे आप कि इट मीन्स ऑस्टिन्स लॉ ऑफ कंसेप्शन क्या है, विधि की उसकी संकल्पना क्या है। उसमें 3 चीज़ें मुख्य है। नंबर 1, द बेस ऑफ लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरन अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। ऑस्टिन कहता है कि विधि का आधार वरिष्ठ की शक्ति है, जो वरिष्ठ है उसकी शक्ति विधि का आधार है, नंबर 1। नंबर 2, देयर इज नो स्पेस फॉर मोरालिटी इन कंसेप्शन ऑफ लॉ। वो कहता है कि इसमें विधि की संकल्पना में नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं है, उसने मोरालिटी को कोई जगह नहीं दी, नैतिकता का कोई स्थान नहीं उसने रखा, नंबर 2। एंड नंबर 3, वो कहता है कि आचार शास्त्र, एथिक्स जो है, और जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत जो हैं, वो इसमें उसने अपने कॉन्सेप्शन ऑफ लॉ में, अपनी विधि की संकल्पना में उसने आचार शास्त्र और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को जगह नहीं दी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑस्टिन, जो कि एनालिटिकल विश्लेषणात्मक शाखा के बहुत इम्पॉर्टेंट एक आपके ज्यूरिस्ट हैं। उनका कंसेप्शन ऑफ लॉ, उनकी विधि की संकल्पना हमने देखी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।